कि सर आप अनुमान किए थे कि लोकल संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे वो मेरे से, क्योंकि मेरी स्कूलिंग बैकग्राउंड बनारस जी की जी। थी। तो लाइव हो इंटरव्यू में गया है। कैसे हुआ? सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। आप जी, विवेकानंद स्टडी सर्कल के इस ऑनलाइन पेज पे आज हम सबों के बीच में सीजीपीएससी के टॉपर श्री मनोज कुमार सिंह जी हैं। मनोज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्यार और स्नेह के लिए। आ, मनोज जी के साथ साथ अपने विवेकानंद स्टडी सर्कल के मार्गदर्शक डॉक्टर जीके दास सर हैं, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं एग्रोमेट्रोलॉजी के प्राध्यापक हैं। सर का आज के इस ऑनलाइन चर्चा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। हम सबों के साथ विवेकानंद स्टडी सर्कल के संरक्षक श्री गौरीशंकर श्रीवास जी उपस्थित हैं। गौरी भैया का भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। एक बार पुनः मैं जो भी श्रोता दर्शक आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों से निवेदन है कि आप सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। मैं अनुरोध करता हूं गौरीशंकर श्रीवास जी से कि आज के इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मित्रों, इस बात को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को निर्माण हुए लगभग आज 21 साल हो चुका है। और 21 साल मतलब ये जो अवस्था है, इसे पूर्ण रूप से विकसित युवा की अवस्था मानी जाती है। ये बात अब युवा छत्तीसगढ़ की हो रही है, युवाओं की हो रही है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि विवेकानंद स्टडी सर्कल के सानिध्य में कम से कम प्रदेश के ऐसे 13 युवाओं ने सीजीपीएससी में स्थान पाया है, जो प्रदेश की माटी पुत्र हैं और कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इसमें बहुत सारे युवा साथी ऐसे भी हैं जो एक तरफ जॉब कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, और दूसरी तरफ कठिन परिश्रम करके परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो ये वो युवा हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस मुकाम को हासिल किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इस पूरे जो प्रदेश की इस पूरे कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात यह रही है कि आईपीएस सदानंद कुमार जैसे योग्य अधिकारी, जिन्होंने सुबह शाम रात अपनी सेवाओं के साथ साथ प्रदेश के युवाओं को मानसिक रूप से हर तरह से इस परीक्षा के लिए तैयार किया है। और ऐसे सशक्त युवाओं को आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पीएससी के माध्यम से राज्य की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए विषय है। और मेरी उम्मीद यह है कि आने वाले समय में ये युवा जिस जिस विभाग में अपनी सेवाएं देंगे, वहां पर कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और कार्य कुशलता के साथ में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने में और राज्य का विकास करने में, देश का विकास करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय में ये युवा प्रदेश के सभी युवाओं के लिए एक नजीर बनेंगे। ऐसे युवा साथी मनोज सिंह जी हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम से इस मुकाम को हासिल किया है। और मनोज हम सबके छोटे भाई भी हैं, प्रिय भी हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने इस परीक्षा के लिए तैयारी की, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है उनके परिश्रम को, उनके ज्ञान को। तो ऐसे ज्ञानवीर बंधु को मैं नमस्कार करता हूं, उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आगे और भी जो भी उन्होंने मुकाम सोचा होगा, माँ भगवती, माँ सरस्वती उनको उस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करे। बाकी पीछे गौरी शंकर श्रीवास जैसे कई भाई आप लोग के साथ में खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य के रूप में सदानंद कुमार जैसे भैया हम लोग के साथ में हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जी के दास जैसे महान शिक्षाविद प्रोफेसर हमारे साथ है। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां जो अपने आप में ज्ञान का एक अद्भुत सागर है, जिसमें आप जितना गोता लगाएंगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा।
तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे साथ में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई है, जिन लोगों ने प्रदेश के युवाओं को निःशुल्क निस्वार्थ भाव से प्रशिक्षित किया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज ये युवा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को भारत देश में एक नया पहचान दिलाने में पूरी तरह से अग्रसर होंगे। इसी भावनाओं के साथ में मैं मनोज सिंह जी को अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी भाई आपके इस प्यार और स्नेह के लिए। मेरी मेहनत जितनी है वो तो है ही, लेकिन आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का जो समर्थन मेरे साथ रहा है वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। और खासतौर से सदानंद सर का अपने व्यस्ततम समय में जिस तरह से समय निकाल कर उन्होंने न सिर्फ हम लोगों को पढ़ाया, अलग से इतिहास की क्लास ली, दर्शन जैसे कठिन सब्जेक्ट को, जो कि हमें इसके पहले कभी भी दर्शन से पाला नहीं पड़ा था, और पहली बार जब दर्शन को देखा तो ऐसा लगा ये क्या है, ये तो मैथ से भी ज्यादा कठिन है, ये कैसे हो पाएगा हमसे। लेकिन इतने आसान और सरल शब्दों में सदानंद सर ने उस दर्शन को हमको पढ़ाया। उस दर्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो गया कि लगा कि हम नहीं भी पढ़ेंगे तो इसको तो बहुत ही आसान से इसको जो है पेपर हल कर पाएंगे। और उसके बाद जो विवेकानंद स्टडी सर्कल है उसका सहयोग और मार्गदर्शन, लगातार समय समय पे सेमिनार आयोजित करते रहना, स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन क्लासेस आयोजित करते रहना, टॉपर्स के लिए जो टॉपर स्टाफ है वो आयोजित कराते रहना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो लगातार मिलती रही थी। और उसके बाद रायपुर में वो मॉक इंटरव्यू, जो एक ऐसा पैनल था जो एक्चुअल फील करा रहा था कि आप वाकई में सीजीपीएससी के बोर्ड के सामने इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रिटायर्ड आईएएस थे, एक्चुअल में जो वर्तमान आईपीएस है वो थे, जीके दास सर थे, इसके अलावा वर्तमान के जो डिप्टी कलेक्टर्स थे वो भी थे, और राज्य प्रशासनिक सेवा के अन्य अधिकारी भी थे। तो उनके सामने जब हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू किया तो हमें लगा ही नहीं कि हम मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से उन्होंने हमें सहज कराया। और साथ ही बात जब वो फीडबैक बाद में दिया तो उस फीडबैक से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। और उन्हीं फीडबैक के सहारे जब वाकई में हम एक्चुअल बोर्ड के सामने गए तो हमें जरा सा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, हमारे दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई, और हम वहां पे बहुत ही रिलैक्स रहे। और इसी का नतीजा था कि इंटरव्यू में मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले। तो ये सब आप लोगों के सहयोग और समर्थन का परिणाम है, जिसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। जितने लोग अभी सीजीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए, मुझे लगता है मनोज कुमार सिंह जी बहुत ही अनुभवी प्रतिभागी रहे हैं। और मनोज जी, आपका चूंकि पत्रकारिता का भी बहुत लंबा अनुभव है, 15 वर्षों तक आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में आज किसी भी सेक्टर में काम करने वाले लोग, विशेषकर पत्रकारिता जगत के लोगों की अगर बात की जाए तो मनोज सिंह को सभी लोग जानते हैं। तो आपके मन में पत्रकारिता छोड़कर और सिविल सर्विसेज में आने का विचार मन में कब आया, और तो उसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही है? देखिए ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने 2002 में ग्रेजुएशन पूरा किया था और उसके बाद से जॉब में आ गया था, और 2005 से मैं सक्रिय पत्रकारिता में उतर गया था। 2005 के बाद 2019 तक मैं लगातार पत्रकारिता करता रहा। इस बीच 2012 के बाद मेरे ख्याल से कुछ ऐसा फेज आया जब मेरी कुछ सीनियर अधिकारियों से लगातार बातचीत हुई, मैंने उनके इंटरव्यूज किए। तो जब मैंने उनके इंटरव्यूज किए तो उन्हीं लोगों ने जाते जाते मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात डालनी शुरू की कि आपके बातचीत का तरीका अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, और ऐसा लगता है कि आप पढ़ने के भी शौकीन है, पत्रकारिता करने के बाद भी आप प्रशासनिक सेवा के लिए क्यों नहीं तैयारी करते। तो उस वक्त बातों को मैं बहुत ही मजाक में लेता था और ऐसा लगता था कि नहीं, मेरी जॉब बहुत अच्छी है। लेकिन जब एक के बाद एक कई सारे अधिकारियों ने ये बात मुझसे कही तो वो मन में बात कहीं ना कहीं जो है वो बैठ सी गई। और 2017 के आसपास फिर ऐसा हुआ कि मेरे जो चैनल है उन्होंने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू लेने के लिए मुझे भेजा। तो मैंने सीजीपीएससी 2017 के कुछ टॉपर्स का इंटरव्यू किया, और उनका जब इंटरव्यू किया तो उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो कुछ बातें जो पहले दबी हुई थी, जो कुछ लोगों ने कही थी कि आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए, तो मैंने फिर उन टॉपर से उनकी स्ट्रेटेजी जानी कि आप कैसे टॉप किए। तो उनकी बातें जब सुना तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं ये कर सकता हूँ। तो 2017 से 2019 का जो फेज था वो एक सामान्य सा फेज था, जब मैंने सीजीपीएससी की किताबों को पलटना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं सीरियस नहीं था। इस बीच 2018 में असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क की पोस्ट आई थी और मैंने उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उस एग्जाम में मेरी रैंक 11th आई थी, हालांकि उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं इतनी सी पढ़ाई करके काम के साथ जब मैं 11th रैंक ला सकता हूँ
तो शायद मैं सीजीपीएससी की परीक्षा भी क्रैक कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपना जो फाइनेंशियल बैकअप है वो जो है स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि मैं एक ऐसी उम्र के पड़ाव में था जहां पे अक्सर लोग छोड़ देते हैं, या फिर मेरी उम्र तक अगर वो सेलेक्ट हुए हैं तो 2 या 3 प्रमोशन पा जाते हैं। 37 की उम्र में मैंने ये सोचा कि चलो अब मैं प्रयास करके देखता हूँ, और उस कंडीशन में मेरे पास 3 अटेम्प्ट थे। तो मैंने ये सोचा कि 3 अटेम्प्ट में होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर वापस मैं अपनी जॉब शुरू कर दूंगा। तो 2019 की मैंने तैयारी शुरू की, इसलिए मैंने अगस्त में अपनी जॉब क्विट कर दी और मैं पूरी तरह से प्रिपरेशन में उतर गया। मैं बिलासपुर में वहां पे जॉब कर रहा था, लेकिन मेरा घर अंबिकापुर है तो मैं अंबिकापुर वापस आ गया। गवर्नमेंट लाइब्रेरी में मैं सुबह 8 बजे जाता था और रात के 8 बजे घर आता था। यही जो ड्यूरेशन है वो लगातार चलता रहा, और मेरा सीजीपीएससी का प्रीलिम्स 2019 का जो कि एग्जाम फरवरी 2021 में हुआ था वो क्लियर हो गया। और इसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2021 मार्च के बाद जो कोविड महामारी हुई थी उसकी वजह से चीजें बिल्कुल बिगड़ सी गई थी, और रिजल्ट भी डिले हो गया। जून में रिजल्ट आया और जुलाई में जो एग्जाम होने वाला था वो टल गया। इस बीच पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक तरह से घर में बंद के रहना सभी लोगों के साथ बहुत मुश्किल था, और मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि मैं एक परिवार वाला व्यक्ति हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे भी थे। तो सभी लोग घर में आ गए, स्कूल बंद हो गए, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, लाइब्रेरी बंद हो गई, मैं जा नहीं सकता था। तो वो जो एक ड्यूरेशन था वो काफी तनाव देने वाला था, पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई थी। और ये था कि एग्जाम जो है वो हो जाएगा तो कैसे पास होंगे। हालांकि जुलाई का एग्जाम टल गया, और बाद में फिर वो अक्टूबर में जो है डेट आई, और अक्टूबर तक भी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर अक्टूबर में जो है एग्जाम टल गया। ये दो जो एग्जाम 2 बार टले हैं, मुझे लगता है वो मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब हो पाया और एक समय मिल पाया पढ़ने के लिए। अक्टूबर के बाद हालात थोड़े से सामान्य हो गए थे और फिर पढ़ाई शुरू हो पाई थी। उसके बाद मैंने एक रूम लिया जो कि घर से अलग था, और मैं फिर वहां पे रूम पे जाके पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन वहां पे भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बार बार बच्चों का फोन आ जाता था घर से, और उनको ये डर था कि कोविड का दौर है तो आप बाहर कहाँ हैं। फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं घर में ही रह के पढ़ाई कर पाऊं और मुझे डिस्टरबेंस भी ना हो। मेरा बेटा 2 साल का था, और चूंकि वो छोटा है तो उसे संभालना मुश्किल था। तो मैं और मेरी वाइफ ने ये डिसीजन लिया कि कुछ समय के लिए बच्चे को हमें अपने से दूर रखना पड़ेगा। वाइफ जो कि मेरे साथ रहना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं पढ़ूं, और उसे मेरी केयर करनी थी ताकि मुझे खाना बनाने या खाना खाने में जो है तकलीफ ना हो। तो फाइनली ये हुआ कि बेटे को मैं अपने बड़े भैया और भाभी के पास भेजूंगा, और मेरी वाइफ जो कि उस बच्चे की माँ है उसके लिए क्या स्थिति थी वो मैं समझ सकता हूँ, फिर भी वो मेरे लिए शहर से तैयार हो गई कि आपका फ्यूचर अगर अच्छा होगा तो हम सभी का फ्यूचर अच्छा होगा। तो इस तरह से 2 साल के बेटे को मैं जो है अपने बड़े भैया और भाभी के पास छोड़ के आया, और अक्टूबर के बाद फिर मेरी प्रिपरेशन घर में ही हुई और अच्छी पढ़ाई हुई। फाइनली डेट आ गया कि जो है एग्जाम मार्च में होंगे, और मेरा सेंटर बिलासपुर में था, तो मैं तकरीबन 15 से 20 दिन पहले ही बिलासपुर चला गया, और वहां पे मैंने एक हॉस्टल ले लिया था। अब मुझे याद नहीं कि एग्जाम के पहले 15 दिन तक मैं उस हॉस्टल के कमरे से बाहर निकला हूँ। फाइनली एग्जाम्स हो गए, और एग्जाम के बाद मुझे ये पता चल गया था कि मेरे पेपर अच्छे गए हैं और इंटरव्यू कॉल हो रहा है। और आखिरकार जब रिजल्ट आया तो इंटरव्यू कॉल हो चुका था। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। इंटरव्यू के बाद से मैं आप लोगों के लगातार संपर्क में हूँ, आप लोगों ने मेरा मार्गदर्शन किया, और फाइनली मैं इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो पाया। मनोज जी, बहुत बहुत बधाई। आपने अपने उद्देश्य को, अपने गोल को पूरा कर लिया। और निश्चित रूप से जो है, जो विवेकानंद स्टडी सर्कल है वो अपने उद्देश्य की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। यह स्टडी सर्कल जो है विवेकानंद के नाम से बना है, तो विवेकानंद तो युवा थे, युवाओं के मार्गदर्शक भी रहे, प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। और उनका जो ध्येय वाक्य था कि उठो और लक्ष्य की प्राप्ति तक लगातार बढ़ते रहो। आपने उस दिशा में कदम बढ़ाया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं, और स्टडी सर्कल की तरफ से बधाई बधाई देता हूं। मैं थोड़ा सा एक चीज जानना चाहूंगा, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? उसके बाद मैं कुछ और आगे बढ़ाऊंगा चर्चा को। जी सर, मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ है, और एक मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, और हम लोग एक कमरे के मकान में रहते थे उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में। हम कुल 4 भाई थे, और इसके अलावा मेरे चाचा का भी एक बेटा हमारे साथ ही रहता था। तो 5 हम और मम्मी और पापा एक छोटे से कमरे में 7 लोग कुल रहते थे। और इसी तरह से मेरी पढ़ाई हुई है। बनारस से ही मैंने अपने हाई स्कूल की है, सारनाथ से, जहाँ की भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
वहीं से मैंने 12th भी किया है और फिर बनारस से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। काम के सिलसिले में मैंने बनारस छोड़ा था और मैंने ईटीवी न्यूज में इंटरव्यू दिया था, जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, रामोजी फिल्म सिटी में। वहां पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने काम के सिलसिले में मेरी पोस्टिंग रायपुर की थी। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ मेरा आना हुआ था। तो उसके बाद से फिर मैं छत्तीसगढ़ में ही बस गया और लगातार यहीं पे रहा। लंबे समय तक रहने की वजह से यहाँ की संस्कृति से मैं भली भांति वाकिफ हो गया था। चूंकि मैं एक पत्रकार था, इसलिए चीजों को अच्छी तरह से जानना समझना वो मेरी क्यूरियोसिटी में था। तो चीजों से मैं रूबरू होता चला गया। मुझे लगता है इसी वजह से मुझे पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुई, क्योंकि इस बीच में लगातार पढ़ भी रहा था। मैंने जर्नलिज्म में बैचलर्स भी किया, मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स भी किया, उसके बाद फिर मैंने एलएलबी किया और एलएलएम भी किया। इस बीच मैंने यूजीसी का नेट और सेट भी क्लियर कर लिया था। और जब मैंने 2019 से पत्रकारिता छोड़ी थी तो पढ़ाई ना छूटे इसलिए मैं सहायक प्राध्यापक के रूप में यहाँ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में, जहाँ पे लॉ कॉलेज भी है, वहां पे पढ़ा भी रहा था। तो इस तरह से सर मेरी ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है और इस तरह से मेरी पढ़ाई का जर्नी भी जो लगातार चलती रही थी। मतलब संघर्ष से सफलता की तरफ आप क्रमशः बढ़ते रहे हैं, और इस क्रम में जो है कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाया है। ये बहुत ही जो है अच्छी बात है, और ये अन्य हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि आप अपना लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और सतत प्रयास करते रहते हैं ईमानदारी से, तो लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, मगर लक्ष्य मिलता ही है। और निश्चित रूप से आप इस जो है प्रयास में सफल रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि पीएससी तैयारी जब करता है, जब नया जो प्रत्याशी जो है, तो उसके मन में कई सारे प्रश्न रहते हैं, आपके मन में भी रहे होंगे। आपको तो मार्गदर्शन मिला, कुछ आपके मन में लगन था तो मार्गदर्शन ने इसमें सहयोग प्रदान किया। मगर जो नए बच्चे हैं, जो आजकल नए हमारे पढ़े लिखे नवयुवक हैं, जो इस राज्य सेवा की तरफ जिनका झुकाव रहता है, मगर वो ग्रामीण अंचल के रहते हैं, थोड़ा सा अर्थ का अभाव भी रहता है, परिवार में कोई उनको मार्गदर्शन देने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। चूंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ की ज्यादातर युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम आबादी ग्रामीण होने की वजह से या तो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या फिर उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो आज अगर सर हम अगर प्रौद्योगिकी के दौर को देखें तो इंटरनेट की पहुंच सभी तक है। छत्तीसगढ़ के 100% जो ग्राम है उनका विद्युतीकरण हो चुका है, इसलिए मोबाइल की पहुंच हर जगह है, उसे चार्ज करने की समस्या नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल है और वो अगर सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा उपयोग कर लेता है तो उसे किसी की तरह की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के सबसे सभी बड़े ट्यूटर जो हैं वो यूट्यूब पे या फेसबुक के अपने वीडियो या लेक्चर्स अवेलेबल कराते रहते हैं। हम एक टॉपिक डालते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड सैकड़ों वीडियो का लिंक जो है हमारे सामने आ जाता है। फिर भी अगर शुरुआत करने की बात करें तो सबसे पहले तो हमें परीक्षा के मांग को समझना पड़ेगा, और उस मांग को समझते हुए मैंने ये महसूस किया कि न्यूनतम 1.5 वर्षों का समय इस परीक्षा के लिए तो देना ही है। अगर हम इंस्टेंट जो है चाहे कि हम तुरंत पढ़ाई करें और परीक्षा पास कर लें तो ये संभव नहीं है। गहन शोध का विषय है हमारे अपने खुद के सिलेबस के ऊपर कि हमारा सिलेबस क्या है, वो चाहता क्या है। इसके अलावा जो पूर्व के प्रश्न हैं उनको समझना कि हमारे परीक्षा का पैटर्न क्या है। इसके पहले जो भी प्रश्न आ चुके हैं उन सभी प्रश्नों को देखना और समझना कि आखिरकार जो आयोग है वो पूछना क्या चाहता है। इन तरह के अगर पूर्व की तैयारियों को हम कर लें तो हमें अपनी परीक्षा को पास करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यही वजह थी कि मैंने इतनी उम्र में भी पहले ही अटेम्प्ट में ये परीक्षा क्लियर कर ली है। तो सिलेबस को समझना, पूर्व के प्रश्नों का गहन गहन तरीके से अध्ययन करना और इसके साथ साथ जो किताबें हैं उनसे अपने खुद के नोट्स बनाना और उन नोट्स का निरंतर रिवीजन करना। मैंने एक चीज सोची थी सर, रिवीजन का अर्थ क्या है? संधि विच्छेद जिस तरह से हम करते हैं वैसे ही यहाँ पे रिवीजन का भी अगर हम संधि विच्छेद करें तो मैंने उसमें री और विजन पाया था, जो इंग्लिश के शब्द हैं। तो री का मतलब होता है दोबारा और विजन का मतलब होता है देखना। तो रिवीजन का ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम जितनी बार उस किताब को पढ़ेंगे उतना हमारा रिवीजन हो गया, जबकि ये सही तरीका नहीं है। रिवीजन का सही तरीका ये है कि हम पढ़ने के साथ साथ उसको मनन भी करें। मनन इस तरह से करें कि हम उसको अपनी स्मृतियों में याद करने की कोशिश करें कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो उस किताब को देखे बिना हमें याद हो रहा है कि नहीं। तो वो है एक्चुअल में रिवीजन का तरीका। तो इस तरह से वो चीजें हमारी जो स्मृति हैं उसमें चली जाती हैं और परमानेंट स्टोर हो जाती हैं।
इसकी वजह से परीक्षा में फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। मुझे याद है सर, मैंने सातों पेपर में 5 या 7 मिनट पहले ही अपने सारे पेपर हल कर लिए थे, और उस दौरान मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा था जिनके या तो प्रश्न छूट जा रहे थे या फिर वो लिखते ही जा रहे थे। तो इस तरह से अगर पहले से ही प्रैक्टिस किया जाए, लगातार प्रश्नों को देखा जाए, सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग किया जाए, तो आराम से इस परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। चलिए, तो अपने कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी जो है सब छात्रों को दिए हैं, नए युवकों को। एक जो है हमारे ग्रामीण अंचल के छात्रों के साथ एक समस्या मैंने जो है पाया है कि वो बड़े सशंकित रहते हैं भाषा के लिए, कि शहर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से उनको लगता है कि ये अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। ग्रामीण अंचल के छात्र हमारे जो है ग्रामीण परिवेश से आते हैं, थोड़ा मध्यम परिवार से रहते हैं, कुछ गरीब परिवार से रहते हैं, तो थोड़ा-सा उनको मन में शंका रहता है कि हम तो ठीक से नहीं बोल पाएँगे, हम जो है पता नहीं पढ़ पाएँगे कि नहीं पढ़ पाएँगे, क्या होगा? ये उनके मन में एक स्वाभाविक जो है संकोच संकोच भी रहता है और थोड़ा-सा शंका भी रहता है। तो इसको दूर करने के लिए जो है उनके लिए आपका क्या मतलब जो है सोच है या क्या आपका सलाह है? सर, अगर आपने भाषा की बात कही तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे इस बार के स्टेट टॉपर है नीर निधि जी, वो इंग्लिश मीडियम के थे। लेकिन हम देखें कि सेकंड हाईएस्ट नंबर रिटन में जो है विशाल गर्ग, वो हिंदी माध्यम से है। हालांकि इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम रह गए तो उनकी रैंक 17 आ गई। तो भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता है। आपकी लेखन शैली अच्छी है, एग्जामिनर ने जो कुछ पूछा है वो आपने बताया है, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। होता क्या है, एग्जामिनर पूछता कुछ और है लेकिन हम लिखते वो है जो हमें आता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। और दूसरा, अगर माध्यम की बात करें सर, ये तो हो गया। ग्रामीण और शहरी परिवेश की बात करें तो इस बार भी बहुत सारे टॉपर ऐसे हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से हैं। ये बाधा दूर हो सकती है मॉक टेस्ट देकर। अगर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे नंबर कैसे आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट जो है उसमें शहरी बच्चे भी शामिल होते हैं और ग्रामीण बच्चे भी शामिल होते हैं। तो वो एक क्राइटेरिया है खुद को परखने का। उसमें ना किसी तरह के शर्म की जरूरत है और ना किसी तरह के हेजिटेशन की जरूरत है। मैंने ये फेल किया है दास सर, कि ज्यादातर बच्चे मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देते हैं कि उनका नंबर अगर कम हो जाएगा तो उन्हें जो है उनका मॉरल जो है वो गिर जाएगा। मैंने कई लोगों से बात भी की है जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं और इवन प्रीलिम्स भी उनका क्लियर नहीं हो पाता है। तो वो कहते हैं हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, हमारा नंबर कम आएगा तो हमारा हमारा मनोबल टूट जाएगा। जबकि मॉक टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज देना, ये इस एग्जाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। उससे हमको पता चलता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों से सीखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। क्योंकि जब परीक्षा में 100 प्रश्न आते हैं तो कोई भी उन 100 प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता है। एक आम कैंडिडेट हो या चाहे एक अच्छा पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, वो मैक्सिमम 60 से 65 प्रश्नों को ही हल कर पाता है। और उसके बाद के 15 से 20 क्वेश्चन या तो रिस्क फैक्टर होता है, या फिर वो अपने नॉलेज के आधार पर ये पता कर पाता है कि मुझे इस प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। उसमें एलिमिनेशन मेथड भी शामिल है। तो इस तरह से एक स्टूडेंट जो है वो अपनी हिचकिचाहट को दूर कर सकता है, और चाहे वो ग्रामीण परिवेश का हो चाहे वो शहरी परिवेश का हो, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता सर। चलिए, आपने एक अच्छी बात बताई कि भाषा जो है सफलता के आगे जो है कहीं जो है बैरियर नहीं हो सकता है। यदि हमारे साथी निश्चय कर ले, अगर अपना लक्ष्य को निर्धारित कर ले और उसमें लगन से जुट जाए, तो उनका ये पहला कदम होगा। और उस आगे बढ़ते हुए कदम को मदद करने के लिए बहुत सारे लोग जो है आगे आते हैं। तो हमारे सभी जो युवा साथी है उनसे अनुरोध है कि जो भी अपना भविष्य के लिए जो है स्टेट पीएससी की तरफ झुकाव रखते हैं, वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी आगे शुरू कर दें। और उनको मदद करने के लिए बहुत सारे जो है लोग आगे आएंगे, और उनके मन में लगन होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। भाषा सर एक यहाँ पे माध्यम है। एक चीज और और ऐड करना चाहूंगा सर, मैंने ग्रेजुएशन जी, तक की पढ़ाई इंग्लिश माध्यम से की थी, लेकिन मैंने अपने परीक्षा का माध्यम हिंदी चुना है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपनी अभिव्यक्ति हिंदी में ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरा भी अपना व्यक्तिगत जो है चीज़ों को देखने का अलग नज़रिया है। मैं तो इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। अगर हमारे जो युवा साथी सुन रहे हैं वो लोग दिमाग में इसको रखें कि हमारे हिंदी में 52 अल्फ़ाबेट्स हैं, है कि नहीं? और इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है। और अगर वो वोवेल को देखें तो उसमें 5 है और हमारे पास तो बहुत सारे हैं।
तो बचपन में जब बच्चा जो है लर्निंग के प्रोसेस में आता है, तो इसको अगर हम कहें कि हमारा ब्रेन जो है अगर हार्ड डिस्क है, तो हमारी जो है 52 अक्षर और कितने सारे उसके जो है वॉवेल को सीखने की जो कैपेसिटी है, वहीं हिंदी इंग्लिश में देखें तो वहाँ 26 और 5 31 उसकी कैपेसिटी, तो लर्निंग कैपेसिटी 31 शब्द का ही रहता है, एक अक्षर का। और 31 अक्षर से जब वो अल्फा अपना जो शब्दों का निर्माण करता है, फिर वाक्यों का निर्माण करता है, उसके तुलना में हिंदी वालों के पास तो डबल कैपेसिटी रहता है। सीधा सीधा बात यह है कि हमारा जो बचपन से जो है हमारी कैपेसिटी जो है 52 अक्षर को हमारे पास लर्निंग करने का, उसको सीखने का, समझने का, उसको पहचानने की जो क्षमता है, तो हमें तो इंग्लिश से हमेशा या किसी भाषा से आगे ही रखेगा, बशर्ते जो है अपने मन में जो हीन ग्रंथि है या हमारी सोच है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। और हिंदी मीडियम जो है आज भी जो है हिंदी जो है विश्व की महानतम भाषा में जो है पहचाना जा रहा है। और भविष्य में, क्योंकि इसका जननी संस्कृत है और संस्कृत का जो है महत्व जो है अब पूरा वर्ल्ड जो है मान रहा है, तो हमारे जो नया साथी है वो कभी हिचके ना कि माध्यम जो है इंग्लिश और हिंदी और ये वो नहीं, उनकी लगन जो है उसके लिए उपयोगी रहेगा। मनीष जी, एक और मैं लास्ट में आपसे एक जानना चाहूंगा कि अब आगे आपका भविष्य का प्लानिंग क्या है? राज्य सेवा में तो आ गए, चयनित हो गए, अब आपको तो जिम्मेदारी मिलेगा, तय है, तो आगे और क्या आपकी जो है सोचना है, सोच है मतलब? सर, मुझे उम्मीद थी कि मेरी रैंक कुछ और अच्छी बेहतर लगेगी, लेकिन शायद मैं अपनी ही अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास 3 अटेम्प्ट थे, तो 2 अटेम्प्ट अभी और बचे हुए हैं। मैं उन 2 अटेम्प्ट में और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये तो आपका जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गया कि अब इसमें लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। मगर राज्य के लिए आपके मन में कुछ करने का ललक भी होगा, क्योंकि आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको राज्य के बारे में काफी विस्तृत जानकारी है। आप राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है काफी जानकारियां आपके पास है। उसका उपयोग आप राज्य के हित में किस प्रकार से करेंगे, मैं इस दिशा में आपका जो है थोड़ा योजना के बारे में जानना चाहता था। मुझे लगता है सर कि छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज्यादा काम करने का कोई अगर विषय है तो वो है जागरूकता। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक लोकल लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन अगर हम बस्तर से सरगुजा तक जाएं तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी अलग अलग उपभाषाओं में बटी हुई है। तो कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अखिल भारत है। जहाँ बस्तर में बस्तरी बोली जाती है, वहाँ सरगुजा में सरगुजिया बोली जाती है, और हर एक भाषा का अलग टोन है, अलग व्याकरण है। तो ऐसे में जागरूकता नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो कम्युनिकेशन अगर ग्रामीणों में अच्छे से हो जाए तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार अपने आप बेहतर तरीके से होने लगेगा। दूसरा एक चीज मैंने ये पाया है कि चूंकि आदिवासी बाहुल्य हमारा प्रदेश है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आदिवासी हैं वो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे पहुंचना काफी कठिन होता है। हालांकि राज्य सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार का लगातार क्रियान्वयन अब इस कठिनाई को काफी हद तक कम कर चुका है। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक पहुंचना काफी कठिन होता है, और खासतौर से अगर बाढ़ या बारिश के क्षेत्र आए तो। मैं सरगुजा की ही अगर बात करूं तो सरगुजा में एक क्षेत्र है चांदनी बिहारपुर, जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जब भी बारिश वगैरह होती है तो वो क्षेत्र कटसा जाता है, और अक्सर वहां पे मलेरिया का प्रकोप फैल जाता है, जिससे जो आदिवासी हैं उनकी जान चली जाती है। दवाइयां देने के बाद भी वो दवाइयां नहीं खाते हैं, उनको लगता है कि दवाइयां खाने से उनको और बीमारी हो जाएगी, जबकि वो रक्ताल्पता का शिकार रहते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं। लेकिन शासन की योजनाओं को लगातार वहां पहुंचाने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल करने से हिचकते हैं। तो इन छोटी छोटी बाधाओं को अगर दूर किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, उनमें जागरूकता बढ़ाई जाए, तो बहुत तक हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो काफी बेहतर कर रहा है पूरे देश में, और बेहतर कर सकता है। चलिए, एक बार और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। आगे जो है आप अपने क्षमताओं का राज्य हित में उपयोग करेंगे, जो भी दायित्व आपको मिलेगा उसका अच्छे से जो है आप निर्वहन करेंगे। और आ, आने वाले जो है समय में जो भी लोग आपके पास आएंगे, निश्चित रूप से आप उनका मार्गदर्शन भी करेंगे, क्योंकि आप एक सफल प्रत्याशी भी हो गए अब आप, और अनुभव भी हो गया आपके पास। और निश्चित रूप से जो है आपके अनुभव का लाभ आने वाले जो है हमारे नवयुवक है उनको मिलेगा। धन्यवाद। करुणानिधि जी, और कुछ? जी जी मनोज जी, जो सीजीपीएससी की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं, बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि तैयारी करते समय हम किन पुस्तकों का चयन करें। बाजार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है, तो आपने जो छत्तीसगढ़ के विषय में और जो
सीजीपीएससी के और जो विषय हैं उसके लिए किन पुस्तकों का चुनाव किया, तो विद्यार्थियों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो दो पार्ट है, एक जीएस और एक छत्तीसगढ़ पोर्शन है। छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन आते हैं और जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस के लिए तो ऑथेंटिक बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वैरायटी बहुत ज्यादा है और हर प्रकाशक ये दावा करता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी की किताब से आते हैं। तो यहाँ पे वाकई में जो आपने बात कही कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो सही है। लेकिन यहाँ पे एक है छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें। वो किताबें रामबाण हैं पीएससी क्लियर करने के लिए, और मैंने देखा है कि अधिकतर स्टूडेंट उस किताब को नहीं पढ़ते हैं। उसकी बजाय जो गाइड्स मार्केट में अवेलेबल है उनको पढ़ने की वो कोशिश करते हैं। जबकि अगर पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को हम देखें तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो उन्हीं मान्यता प्राप्त किताबों के भीतर से पूछे जा रहे हैं, और बाद में जो मार्केट में अवेलेबल गाइड्स हैं वो उन क्वेश्चंस को अपने किताबों में छापकर ये दावा करने लगते हैं कि हमारे किताबों से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मान्यता प्राप्त किताबें पढ़ने चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए कठिनाई ये भी है कि जो सिलेबस है वो सभी के सभी एक किताब में नहीं आ पाते। इसके लिए हमको शासकीय वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां से हमको जानकारियां मिल जाती हैं और उससे अपना खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा ताकि वो चीजें हमारे पास हमेशा रहें। समय समय पे रिपोर्ट्स प्रकाशित होती रहती हैं, वो रिपोर्ट्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उन रिपोर्ट्स का हमें नोट्स बनाना होगा। इस तरह से हम अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलेबस काफी वास्ट है, इसलिए सभी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि किताबों को पढ़कर उसको कंसाइज करना और अपना खुद का नोट्स बनाना और एग्जाम के टाइम में उसको एकदम से समराइज करना, उसका सिनॉप्सिस बना के रिवीजन करना ही ज्यादा सफल होता है। और मेंस की बात करूं तो मेंस में भी 50% पोर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ का है। अगर हम पहले ही पेपर की बात करें तो उसमें 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी है। दूसरे पेपर की बात करें तो 100 नंबर का छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स पे निबंध है। तीसरे पेपर की बात करें तो उसमें 75 नंबर का छत्तीसगढ़ का इतिहास है। चौथे पेपर की बात करें तो वो साइंस का है। पांचवें पेपर की बात करें तो उसमें भी जो है वो 75 नंबर का छत्तीसगढ़ का भूगोल है। उसके बाद छठवें पेपर की बात करें तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है 75 नंबर की। तो इस तरह से आप देखिए कि सभी पेपर में छत्तीसगढ़ का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। इसलिए अगर हम प्रीलिम्स में ही बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, तो मेंस का मैक्सिमम पोर्शन अपने आप ही तैयार हो जाता है। और जीएस भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो वो भी तैयार हो जाता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस में अलग है और प्रीलिम्स में नहीं है, जैसे कि समाज शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, लोक प्रशासन हो गया। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमको अलग से पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे तो इनका वेटेज मेंस में बहुत ज्यादा नहीं है। 50 नंबर का लोक प्रशासन हम देखें तो पॉलिटी के साथ है और 20 नंबर के आसपास क्वेश्चन आते हैं। समाजशास्त्र जो है वो 50 नंबर का है। तो ये जो टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में नहीं है, मेंस में है, उनका पोर्शन छोटा है, उन्हें हम बाद में भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी पोर्शन को अगर हम प्रीलिम्स के साथ ही लेकर चलें तो प्रीलिम्स के साथ ही हमारा मेंस भी तैयार हो जाता है। तो कोई एक ऐसा स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि हम एक बार में प्री पढ़ेंगे और बाद में मेंस पढ़ेंगे। दोनों को ही एक साथ लेकर चलना पड़ेगा और इसके बाद अपना खुद का नोट्स तैयार करना पड़ेगा, और उन नोट्स को रिवीजन करने से हमारी जो तैयारी है वो पुख्ता होती जाएगी। जी, सीजीपीएससी की जो तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं, आजकल बहुत सारे कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं शहरों में। तो बहुत सारे बच्चे जो है पहले प्री की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तो आपने जो जिस प्रकार से बताया कि यदि अगर प्रारंभ से ही मुख्य परीक्षा के साथ यदि प्रीलिम्स की तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। मैं जैसे अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ सर आपको। मैंने जो है अगस्त 2019 से अपनी तैयारी शुरू की थी, और अगस्त से लेकर पूरे दिसंबर तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंस के जो का सिलेबस है स्पेशली डेडिकेटेड उसी के पढ़ाई की थी। तो अगस्त के बाद दिसंबर तक मैंने लगातार सिर्फ मेंस के सिलेबस को दोहराया, प्रीलिम्स के बारे में मैंने नहीं सोचा। और दिसंबर जब खत्म हो गया तो पूरा जनवरी और आधा फरवरी ये जो है ये मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई की। प्रीलिम्स की पढ़ाई कैसे की, प्रीलिम्स की कुछ अलग से पढ़ाई नहीं होती है। मैंने मेंस को जो बहुत ही डीप तरीके से पढ़ा था, अब मैंने लगातार मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया था, और ये देखा था कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो चूंकि इन्हीं मेंस के टॉपिक में से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकलकर सामने आते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और 2019 का जो प्रीलिम्स था उसके कट ऑफ भी काफी हाई गए थे। लेकिन फिर भी मैंने अपना जब मार्क्स देखा तो मैं सेटिस्फाइड था, मेरा 140 प्लस मार्क्स था उसमें, तो मैं सेटिस्फाइड था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तो एक साथ अगर हम लेकर चलेंगे प्रीलिम्स और मेंस को तो पूरी तैयारी हमारी हो जाएगी और कहीं से भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई कोचिंग करना चाहता है तो वो कर भी सकता है।
कोचिंग करने से एक चीज ये होती है कि स्टूडेंट्स की राह आसान हो जाती है, क्योंकि कोचिंग में एक्सपर्ट्स रहते हैं जो ये बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, कौन सा पोर्शन है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा पोर्शन है जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारी चीजों के लिए आपको एक अच्छा गाइड मिल जाता है, जो कि आपका बहुत सारा समय बचा देता है। फिर भी कोचिंग जरूरी नहीं है, मैं यही कहूंगा। और क्योंकि मैंने मैक्सिमम पढ़ाई अपने घर पे की है, तो सोशल मीडिया का बखूबी मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन कोचिंग आपको स्मार्ट बनाते, ये भी बहुत सही बात। तो सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान आपका जो एक मजबूत पक्ष क्या रहा, और आपको किस चीज में ज्यादा दिक्कत महसूस हुआ? जो कमजोर पक्ष बोले तो क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ी जो मेरे लिए मुसीबत ये थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार था, और मैंने 2005 से कलम को हाथ नहीं लगाया था। और मेरा सारा काम कंप्यूटर पे होता था, मैं टाइपिंग करके अपनी खबरों को भेजता था। तो लिखने की हैबिट छूट सी गई थी। तो पहली बार जब कलम पकड़ा और मेरे ख्याल से मैं 4-5 लाइन ही लिखा होगा, उंगलियों में दर्द होना शुरू हो गया। उस वक्त ऐसा लगा कि यार मैं 6 घंटे कैसे लिख पाऊंगा, एक दिन में 2 पेपर 6-6 घंटे और 4 दिन लगातार। तो शुरू में मनोबल डाउन हुआ। फिर मैंने ये फील किया कि मैं ये मान लेता हूँ कि 2002 में मेरी पढ़ाई छूट गई थी, 2019 में फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं एक न्यू बॉर्न हूँ और बस लिखना सीख रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने डेली कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और उसके बाद मैंने मेंस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन की। और जब मैंने वहां पेपर देना शुरू किया, तो मैं जो 3 घंटे का पेपर था उसको 4 घंटे या 4.25 घंटे में सॉल्व कर पाता था। उंगलियां दर्द देती थी, लेकिन फिर मैं पेपर कंप्लीट करता था, भले ही वो चाहे 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे। जब मैंने इस चीज को कंटिन्यू रखा, लिखना लगातार जारी रखा, तो उसके बाद धीरे धीरे वो समय जो है वो 3 घंटे के भीतर हो गया, और उंगलियों का दर्द भी चला गया। इसके लिए मैं सदानंद सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने लिखने का पैटर्न भी समझाया था। और उन्होंने जब बिहार पीएससी में टॉप किया था, स्टेट टॉप किया था, उसकी भी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई थी कि कैसे उन्होंने बिहार पीएससी में अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उन्होंने बताया कि वो पूरा चैप्टर पढ़ते थे, खुद से जो है अपना इमेजिन करते थे क्वेश्चंस को, और एक पैटर्न, जैसे कि सीजीपीएससी की बात करें तो एक पेपर में 46 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 46 क्वेश्चन को खुद से बनाते थे, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में वो उसको सॉल्व करते थे। तो सर का ये कहना था कि इस तरह से आप एग्जाम के पहले ही 3-4 बार पेपर सॉल्व कर चुके होगे। तो मैंने भी उसी चीज को फॉलो किया था और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो लगातार इस तरह से करने से वो जो बड़ी कठिनाई थे लिखने की हैबिट, वो खत्म हो गई। और इसके अलावा अगर मैं अपनी ताकत की बात करूं, तो मुझे लगता था कि चूंकि मैं एक ऐसे फील्ड में हूं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान होता है, और परीक्षा भी एक माध्यम है अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का। परीक्षक के लिए मैं शून्य हूं, वो मुझे नहीं जानता है। मेरी कॉपी ही है जो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उसको इम्प्रेस करेगी, और वो मुझे नंबर देगा। तो मैंने अपनी उस अभिव्यक्ति का बखूबी अपने कॉपी में इस्तेमाल किया था, और इसीलिए मेरे मेंस में नंबर भी कंसिस्टेंस है। तो शायद यही वजह थी कि मैं उस लिस्ट में अंदर आ पाया। तो निश्चित रूप से मनोज जी का जो जीवन में हम देखते हैं कि एक पत्रकार होकर के जो सबसे ज्यादा समाज के संपर्क में रहता है, और किस प्रकार इन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए 2 साल का पूरा समय समाज से और साथ में परिवार, यहाँ तक कि अपने बच्चे से भी दूर रहे। इतना वास्तव में मनोज जी के साथ साथ इनके परिवार वालों ने भी त्याग किया है, विशेषकर भाभी जी, और 2 साल का जो बच्चा है जो अपने माता पिता से दूर रहा। तो आपकी सफलता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तैयारी के दौरान कभी ऐसा पल आया होगा जबकि आपको पारिवारिक रूप से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आप पत्रकारिता की नौकरी कर रहे थे और आपने नौकरी भी छोड़ दिया, एक बड़ा रिस्क लेकर काम कर रहे थे। तो ऐसे समय कभी कभी महसूस होता होगा कि ये तैयारी ना करूं, कोई कभी निराश होते होंगे। तो अपने अनुभव थोड़ा हम सभी साथियों को बताएं। बिल्कुल, देखिए ऐसा पल हमेशा आता है कि आप ये सोचने लगते हैं कि किस चक्कर में पड़ गए। और खासतौर से मेरे लिए, मैं यूथ नहीं था, मेरे माता पिता मेरे लिए फंडिंग नहीं कर रहे थे, और नहीं मुझे खाने पे टेबल पे खाने की थाली मिल रही थी। मैं परिवार का मुखिया हूँ, सारी चीजें मुझे मैनेज करनी थी, इवन फाइनेंशियली चीजों को भी देखना था कि मैं क्या करूँ। इसके लिए मैंने जब 2017 से ही प्लानिंग की थी कि मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो मैंने सेविंग्स करनी शुरू कर दी। और फाइनली 2019 में जब मुझे लगा कि मेरे पास इतनी सेविंग्स हो गई हैं कि मैं तो 2.5 साल अपना काम चला सकता हूँ,
तो मैंने फाइनली जो है जॉब को क्विट कर दिया। मेरा जो मकान है वो डुप्लेक्स है। मैंने उसको बनाया है और मैं उसमें रहता हूँ। ऊपर मैंने कुछ ऐसा स्टोर रूम टाइप का बनाया हुआ था जिसमें मैं सिर्फ सामान रखता था। जब ये हुआ कि नई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, तो उस स्टोर रूम की मैंने सफाई करवाई और मैं और मेरा परिवार उस स्टोर रूम में शिफ्ट हुआ। और नीचे का जो पोर्शन जिसमें मैं रहता था, मैंने उस पोर्शन को रेंट पे दे दिया। तो इस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस मेरी दूर हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। पढ़ाई में कुछ वक्त ऐसा था जब मैं एकदम से डीमोटिवेट हो जा रहा था, क्योंकि जब मेंस का टेस्ट सीरीज लिखना शुरू किया था तो मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। 200 में 70, 75, 80 ऐसे मार्क्स आ रहे थे, जो एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी खराब है। तो मैंने कुछ अच्छी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़नी शुरू की। मैंने विवेकानंद की किताब पढ़ी, पूत अनोखो जयो। इस किताब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं चाहूंगा कि इस किताब का नाम मैं फिर से लूं, पूत अनोखो जयो। ये विवेकानंद की जीवनी है, तकरीबन 600 साढ़े 600 पेज की। उस किताब को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप तुलसीदास की जीवनी पढ़िए, मानस का हंस, जिसे कि अमृतलाल नागर ने लिखा है। ये किताब बताएगी कि तुलसीदास, जो कि जन्म लेते के साथ ही उनकी माता का निधन हो गया, उनके पिता ने उनको छोड़ दिया और वो एक भिखारी महिला के साथ रहे, बड़े हुए, उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया। उस किताब को पढ़ते पढ़ते मैं रोने लगता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। और इन किताबों को पढ़ने के बाद ये लगता था कि जब ये महापुरुष इतने संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं और मुझे एक छोटा सा लक्ष्य बस अचीव करना है, तो मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो पुस्तकें ही हैं, यही मेरी प्रेरणादायक जो है मेरे लिए रही। और इन्हीं पुस्तकों के दम पे मैं हमेशा मोटिवेट रहा। इसके अलावा गाना गाने का मुझे शौक है और गाना सुनने का मुझे शौक है। तो मैं जब भी ऐसा लगता था कि अब पढ़ाई करने का मन नहीं है, दिमाग में अब कुछ भी जाने के लिए स्पेस नहीं है, तो मैं अपनी 7 साल की बेटी के साथ गाना गाने लगता था। वो भी गाती थी, मैं भी गाता था। उस गाने को हम फोन में रिकॉर्ड करते थे और रिकॉर्ड करने के बाद सुनते थे कि अच्छा गाया है कि नहीं गाया। तो ऐसा करने से 1.5 2 घंटे कट जाते थे और जो टेंशन था वो भी रिलीज हो जाता था। करुणा जी, मैं बताना चाहूंगा कि 10 बजे के आसपास मैं बच्चों को लेकर सोने चला जाता था। उनको सुलाने के बाद मैं 3:30 बजे उठ जाता था, क्योंकि 7 बजे जब बच्चे उठ जाते थे, जब तक कि मैंने अपने बेटे को नहीं भेजा है, तो 7 बजे के बाद पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता था। तो 3:30 बजे के आसपास मैं उठ जाता था। आधा घंटा फ्रेश होना, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करने के बाद 4 बजे के आसपास मेरी पढ़ाई शुरू होती थी। और 4 से वो जो सुबह 7 का स्लॉट था, ये 3 घंटे मेरे रेगुलर रहे। उसके बाद मेरी कोशिश रहती थी कि मैं बाकी दिन भर में कम से कम 2 से 3 घंटे और निकालूं। तो मुझे लगता है मैंने 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की होगी। और बट ये ऐसा था कि ये रेगुलर था, और इस रेगुलर रूटीन ने मुझे और मेरी परफॉर्मेंस को बहुत ऊपर तक ले आया। तो अभी आपने बताया कि आपको गाना सुनना और गाने का शौक है। तो हमारे जो साथी आज फेसबुक लाइव पे कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आपके अपने जो पसंद का एक गीत यदि अगर गा के हम सुनाएंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी। इंटरव्यू बोर्ड में भी मुझे सरगुजा की संस्कृति के बारे में पूछा गया था, और सरगुजा की हम्म। संस्कृति में कर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मुझे कर्मा को जो है गा के सुनाने के लिए कहा गया था। तो मैंने इंटरव्यू बोर्ड में भी कर्मा गा के सुनाया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूंगा, जो कि मैं अक्सर जी जी। गुनगुनाता रहता हूँ, और ये गाना बहुत अच्छा है। तो चंद लाइनें में गा जी के जी, सुना। स्वागत है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाह वाह, बहुत खूब मनोज जी। मनोज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। एक जहां उनकी लेखनी पत्रकारिता तो हमने हम सबों ने देखा ही है। मनोज जी यूट्यूब चैनल बना करके लोगों को जागृत करने का भी काम कर रहे थे, बहुत अच्छे यूट्यूबर भी रहे। जी। और अभी लॉकडाउन में देखा कि इनका यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें आती थी, हम लोग रेगुलर उसको देखा करते थे। तो मनोज जी और जानना चाहेंगे कि आपको ऐसे खाली के पलों में क्या करने की इच्छा होती है, समय का किस प्रकार से आप सदुपयोग करते हैं? और देखिए, यूट्यूबिंग की बात आपने कही थी, तो वो एक ऐसा पल था जब लॉकडाउन था, एग्जाम्स की डेट नहीं थी, और उसके बाद फिर एग्जाम खत्म हो गया था, रिजल्ट आने में देरी हो रही थी।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। तो फिर चूंकि लंबे समय से मैंने जर्नलिज्म किया था और आगे एग्जाम्स भी देने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो शासन की योजनाएं हैं या शासन की जो करंट अफेयर्स की बातें हैं उनको एक अभिव्यक्ति के रूप में, जैसा कि मैं अपने समाचार को प्रेजेंट करते था अपने चैनल के लिए, वो वैसे ही खुद के लिए भी करूं ताकि मेरी पढ़ाई भी हो और ये भी न लगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से उसको अपलोड करता था और उससे मेरा रिवीजन भी होता था, मेरा नॉलेज भी बढ़ता था। और यूट्यूबिंग पे जब मैं करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्चुअल में जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो मेरा समय कट गया और मुझे जो है वो मेरा नॉलेज भी बढ़ता रहा। अच्छा, पत्रकारिता के दौरान आपने जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों का दौरा भी किया होगा, तो उसमें आपको सबसे अच्छा जगह कौन सा लगा? मुझे सबसे अच्छी जगह अंबिकापुर ही लगी जहाँ मैं रहता हूँ। हम्म। यहाँ एक तो क्या है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडी जगह यही है। और यहाँ पे जो संस्कृति है वो मिक्स्ड है। यहाँ पे ट्राइब्स भी साथ में रहते हैं, जनरल लोग भी साथ में रहते हैं। और सफाई के मामले में ये जो शहर है वो पूरे देश में नंबर वन है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मददगार हैं। मदद करने के नाम पे वो नहीं पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। सबसे पहले वो मदद को हाथ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ की जो सरगुजिया बोली है वो बहुत ही मीठी है। और यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में तो मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे वातावरण भी मैंने बता दिया। सबसे बड़ी बात, टूरिज्म प्लेस है। हर तरह के यहाँ पे जगह हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, चाहे वो आपका एडवेंचरस टूरिज्म हो। तो हर तरह से ये जो जगह है वो रहने में बहुत ही अच्छा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चूंकि मूलतः मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए आना जाना भी काफी आसान होता था, इसलिए अंबिकापुर मेरी पसंदीदा जगहों में से है। हालांकि मैंने अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, इसके अलावा मतलब सरगुजा पूरा संभाग, बिलासपुर, बिलासपुर के अलावा भिलाई, दुर्ग, रायपुर और साथ ही साथ जगदलपुर में भी काम किया है। अच्छा, एक चीज जो सीजीपीएससी से हट करके मैं आपके पत्रकारिता क्षेत्र से जानना चाहूंगा कि आप 15 वर्षों का आपका जो पत्रकारिता का करियर रहा है, तो आपकी आपने जो रिपोर्टिंग की होगी, सबसे यादगार रिपोर्टिंग आपकी कौन सी रही, जिसको करने के बाद आपको लगा होगा कि मुझे आनंद आ एक्चुअली ये क्राइम की न्यूज़ है, लेकिन वो मेरे मानस पटल पे बिल्कुल अंकित है। एक लड़का था 7 साल का, ऋतिक टिक्कस, जिसका उसके घर के सामने से स्कूल जाते वक्त अपहरण हो गया था। और अपहरण करने वाला उस परिवार का ही एक क्लोज था, जिस जिस पर उस परिवार ने काफी भरोसा किया था। और उस बच्चे का अपहरण हो गया, फिरौती मांगी गई और फिरौती दे भी दी गई। लेकिन वो बच्चा घर नहीं लौटा। और जिस व्यक्ति ने उस बच्चे का अपहरण किया था वो लगातार इस पूरे इंसिडेंट में परिवार के साथ ही घूम रहा था। और साथ ही साथ वो अपने साथियों को इन्फॉर्म भी कर रहा था कि घर पे क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, रिपोर्टर्स कैसे आ रहे हैं। तो किडनैपर्स को सारी बातें पता चल रही थी, इसलिए पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। फाइनली कुछ ऐसे क्लूज मिले कि किडनैपर्स को पकड़ने की नौबत आई। और और जो उसकी डेड बॉडी है वो झारखंड में है। अंबिकापुर से रामानुजगंज की दूरी तकरीबन 120 किलोमीटर है और वहां से 30 किलोमीटर और अंदर जो कि नक्सली बेल्ट है, वहां पे उसकी डेड बॉडी थी। मैंने वहां पे जाने की ठानी और मैं वहां पे गया। जैसे ही मैं रामानुजगंज बॉर्डर पहुंचा तो वहाँ छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, उसने मुझे रोका, नहीं जाने दिया। और उसके बाद फिर मैं फिर भी किसी तरह से वहां क्रॉस होने में सफल हो गया। आगे झारखंड की पुलिस थी, उसने भी रोका जाने से कि नक्सली बेल्ट है, आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं बोला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे जाने की आज़ादी है और मैं स्वयं से जा रहा हूँ। फिर भी उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर मैंने अपने कॉन्टेक्ट से दूसरे रास्ते के बारे में पता किया। फाइनली करुणा जी, मैं उस जगह पे पहुंचा। और वहां पे पहले से ही कुछ लोग थे जिन्होंने ऋतिक की बॉडी को रिकवर कर लिया था। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने उस पूरे पल को अपने कैमरे में कैद किया, मैं वापस लौटा। और उसके बाद मेरी इस इंफॉर्मेशन से पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस फिर उस डेड बॉडी को लेकर वापस ऋतिक के घर आई। इंसिडेंट काफी इमोशनल है। मैं इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ कि ये यादगार है। मैं भावुक भी हो रहा हूँ। जब डेड बॉडी ऋतिक के घर आई थी तो उसकी माँ डेड बॉडी पे वो बाद में गई, वो पहले मेरे से लिपट कर रोई। उनका कहना ये था कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने बेटे का अंतिम चेहरा देख पा रही हूँ तो मनोज वो तुम्हारी वजह से है।
और इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। आज भी ऋतिक की माँ से मेरी बातचीत होती है, वो मुझे बहुत मान सम्मान करती हैं, और ये एक ऐसा पल है जो मैं कभी नहीं भूलता। तो ऐसे ही इंसिडेंट्स हैं जो हमें जीने का तरीका सिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि अगर आप कर्तव्य पथ पर हैं, चाहे वो कर्तव्य आपका प्रशासन में है, चाहे वो आपका पत्रकारिता में है, जब आप उस कर्तव्य पथ पर हैं तो आपको उसे डिगना नहीं चाहिए, आपको अपना 100% देना चाहिए। तो इसी कुछ लक्ष्य को लेकर मैं प्रशासन में आया हूँ, और प्रशासन में भी मैं अपने पद से डिगूंगा नहीं और अपना 100% दूंगा। जी, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जीवित वही है जो दूसरों के लिए जीता है। हाँ, तो निश्चित रूप से मनोज जी का जो जीवन है और पत्रकारिता का क्षेत्र में जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, और अभी जिस भावना के साथ आप प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं, और अभी 30 तारीख को आपका इंटरव्यू भी है जो पीआरओ के लिए, उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। और बहुत दिनों से चूंकि इच्छा थी कि आपसे इस प्रकार की आपके जीवन के जो जुड़े हुए जो पल हैं उसको जाने। जब समाचार पत्र में अभी सफलता के बाद आपकी कहानी छपी, तो बहुत सारे जो साथी थे उन लोग मांग कर रहे थे कि एक बार हाँ मनोज जी का इस प्रकार से इंटरव्यू किया जाए। और हम लोग जूम मीटिंग ऐप के माध्यम से ऐसे विवेकानंद स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म पे टॉपरों का और समाज के विविध क्षेत्रों में काम करने वालों का इंटरव्यू किया करते हैं। और तो जो हम लोगों की एक लालसा थी कि मनोज जी से मिल करके इस प्रकार का यह कार्यक्रम किया जाए, तो आज ये पूरा हो रहा है। और निश्चित रूप से जो साथी आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो मनोज जी के जीवन से प्रेरणा ले रहे होंगे, चूंकि इनका जीवन काफी प्रेरणास्पद है। बहुत सारे साथी जो कि पीएससी का तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भी स्टडी सर्कल के माध्यम से जब विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं, तो ये मेंस को लेकर के बहुत लिखना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों का रहता है कि पीटी तो निकल जाएगा किसी प्रकार से पढ़ करके, लेकिन मेंस में लिखने के चलते वो हार मान लेते हैं प्रारंभ से ही। और बहुत सारे लोगों का अभी भी इस बार लोगों ने इंटरव्यू दिया है, बहुत कम अंकों से सिलेक्शन होने से चूक गए हैं। तो और जो काफी वास्तव में जिनका एकेडमिक करियर बहुत अच्छा रहा है और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, तो ऐसे साथी कुछ लोगों को भी मायूस भी पा रहा हूँ। तो उन साथियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा करुणा जी कि अगर मैं 37 वर्ष की उम्र में शुरू कर सकता हूं, तो इस परीक्षा को देने वाले तो 99% यूथ हैं। अगर आप सिलेक्शन लिस्ट को देखेंगे तो उसमें सबसे उम्र दराज कोई व्यक्ति है तो वो मैं ही हूँ। 82 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। और फिर से मैं वही कहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो एक यूथ लड़का तो बहुत कर सकता है। यूथ का जो माइंड है वो फुल ऑफ एनर्जी से भरा रहता है, ऊर्जा पूरी की पूरी इसमें भरी रहती है। जरूरत है बस उसका सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करने का। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि हर व्यक्ति हनुमान है, और हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई जामवंत है। जरूरत है बस उस जामवंत को खोजने की, उसके बाद हनुमान का रूप अपने आप सामने आ जाएगा। डिमोटिवेट ना हो, अपनी असफलता को असफलता ना माने। अपनी असफलता को आप ये माने कि आपने कुछ गलतियां कर दी थी जिससे आपने सीख ली, और अब आप सीख लिए हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और आगे आप बेहतर करेंगे। उम्मीद ये रहती है हमेशा कि हम खुद से बहुत ज्यादा करें, लेकिन समय कम है। तो अगर हम ऐसे सफल लोगों से कुछ बातें सीखें कि हमें क्या करना चाहिए, और असफल लोगों से हम ये सीखें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हम अपनी सफलता का मार्ग आसान कर लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये सोचना है कि जो व्यक्ति असफल हो गया है उसके पास हमको नहीं जाना, वो खुद फेल हो गया, वो हमको क्या बताएगा। लेकिन एक असफल व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान जो है आपको जानकारी दे सकता है कि वो किन वजहों से असफल हुआ। और जब आप ये जान जाएंगे कि कोई व्यक्ति किन वजहों से असफल हुआ, मुझे वो गलतियां नहीं करनी है, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो आप सफल लोगों का तो सम्मान करते ही हैं, असफल लोगों का भी बहुत सम्मान करें, और अपनी असफलता से सीख लेते हुए अगली बार पुनः प्रयास में जुट जाएं। क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा ही आप निखरते जाएंगे और निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। लक्ष्य को बना के रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता निश्चित आपके कदम चुमेगी। बहुत ही प्रेरणास्पद विचार रहे मनोज जी के। और जो भी साथी आज की इस चर्चा को सुन रहे हैं, और भी साथियों को इसको शेयर करें, ताकि मनोज जी का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वास्तव में इन्होंने जो बातें कही हैं, और
मुझे लगता है चूंकि उम्र का भी इन्होंने बता ही दिया कि आज 37 वर्ष की आयु में इन्होंने पीटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और ये जो पत्रकारिता विविध क्षेत्रों में जो काम करने का इनका एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कहता हूं कि सीजीपीएससी की परीक्षा में बैठे प्रतिभागियों में सबसे अनुभवी प्रतिभागी अपने मनोज जी हैं। और इसलिए आज की चर्चा में जितने लोग जुड़े, उन सभी लोगों का मैं आभारी हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। मनोज जी का भी आभारी हूं कि आपने, क्योंकि उनकी व्यस्तता भी थी, कल वो परिवार के साथ घूमने जा रहे थे, कल ही हम लोगों का रखने का कार्यक्रम का विचार था, तो फिर भी आपने अपना समय निकाला। 30 तारीख को आपका इंटरव्यू भी है, और जो हमारे साथी इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगले रविवार को 26 तारीख को हम लोग जो सीजीपीएससी की परीक्षा में जो प्रतिभागी चयनित हुए हैं, उनके सम्मान का एक कार्यक्रम रायपुर में, यहाँ पर संस्कृति भवन जो घड़ी चौक के पास महंत घासीदास स्मृति स्मारक परिसर में जो बना हुआ है, उसमें आयोजित है। दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम होगा। मनोज जी को भी निमंत्रण है उस कार्यक्रम में, आप आए इस कार्यक्रम में। और हमारे जो साथी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे युवाओं को आप अपना मार्गदर्शन दें। और उस कार्यक्रम में जो लोगों ने विवेकानंद स्टडी सर्कल के हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, आदरणीय सदानंद सर, हमारे जो दिल्ली में चयनगढ़ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजन कुमार जी, अभी विवेकानंद स्टडी सर्कल की एक योजना है, ये चूंकि विवेकानंद स्टडी सर्कल में बता दूं, लोग नाम से कुछ लोग के मन में भ्रम होता है कि यह कोचिंग है, लेकिन यह कोचिंग संस्थान नहीं है। और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ऐसे जो शासकीय कर्मचारी हैं या स्वयंसेवी सेवाभावी लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से यह संचालित हो रहा है। 2008 से हम लोग विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति जिज्ञासु जो किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम लोग उसे संपर्क करते हैं। तो जो अपने विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे हम लोग संपर्क करा करके उनको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। इस बार भी सीजीपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोगों ने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों में मार्गदर्शन करने का काम किया था, जिसमें यह पूरा कार्यक्रम आदरणीय सदानंद सर के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। और इसलिए आगे आगामी योजना हम लोगों की है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक प्रतियोगिता परीक्षा करा करके, और ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं या शहरी क्षेत्र में जिनके अंदर वास्तव में कुछ करने की ललक है, उनका चयन करके और उनको मार्गदर्शन दिया जाए। और उसके लिए डॉक्टर संजन कुमार जी ने और उनकी जो दिल्ली की टीम है, उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति भी दी है। तो जो भी आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरा आह्वान है युवाओं से कि आप विवेकानंद स्टडी सर्कल के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और जो भी एक वास्तव में जो मनोज जी जैसा बनना चाहते हैं। और चूंकि हमारे स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल का जो ध्येय वाक्य है, बी एंड मेक, बनो और बनाओ, और मनोज जी भी बन चुके हैं, तो हम लोग ऐसे ही लोगों का सहयोग लेते हैं कि अपने जैसे लोगों को तैयार करें। जैसे सदानंद कुमार चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और प्रशासनिक सेवा में लोगों को तैयार करें, तो ऐसे मैं मनोज जी का विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और हम लोग भविष्य में भी आपका इसी प्रकार से समय लेते रहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हम सबों को मिलता रहे। ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं युवाओं को कुछ बता सकूं, और मेरे कुछ बताने से अगर वो सफल हो। तो 8 बजे तक का समय मनोज जी ने दिया था, तो अब जाते जाते मैं मनोज जी से एक बार जो पूरे अपने 1 घंटे का जो कार्यक्रम आपने समय दिया है, और जो युवा सुन रहे हैं, सार संक्षेप में उनको जो पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको अपना एक संदेश, किस प्रकार से उनकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, और आप उनके लिए आपका क्या संदेश है? आने वाला पल जाने वाला है। तो बस ये एक जो लाइन है वो काफी मोटिवेट करती थी मुझे। तो आप अपने पल को व्यर्थ ना करें, और लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। इस एक लाइन को याद रखें। ये दो जो ध्येय मोटिव है उसको आप बना सकते हैं कुछ गाने की पंक्तियों से। जैसे कि मैंने आपको कहा था मुझे गाने सुनना शौक है और गाने गाता भी हूं मैं, तो उन्हीं पंक्तियों से मैं अपने मोटिवेट होने के लिए कुछ पंक्तियों को हमेशा अपने सामने लिख के रखता था और उसको गुनगुनाता रहता था। तो ऐसे ही आप भी अपने लिए कुछ मोटिवेशनल चीजें कर सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखिए। यूट्यूब से मोटिवेट मत होइए। वो यूट्यूब का मोटिवेट एक बुलबुला है जो 1 घंटे 2 घंटे में फूट जाता है। जब तक आपके भीतर से मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आप वास्तव में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप तैयारी करने के बारे में सोचें तो सबसे पहले खुद से ये पूछ लें कि आप तैयारी क्यों करना चाहते हैं,
और जब इस क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, और एक बार पुनः आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके जो भी थैंक यू सपने सर। हैं वो सारे सपने पूरे हों, और जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी युवाओं को भी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए जो अपने सफलता की कहानी को लेकर के एक टॉपर्स के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद।